हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। मैं हूं फैजी रजा, आपका मैथ्स का टीचर। आज हम लोग सीबीएसई का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे आप लोगों को बेसिकली हेल्प मिल जाती है कि एक पूरा पैटर्न पता चल जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड में। दूसरी चीज एक आपकी सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट करे जल्द से जल्द हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है हमसे, पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको पढ़ लो। इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसने इसमें क्या बताया कि इफ x इज इक्वल्स टू 3, क्या x इज इक्वल्स टू 3, इस ये जो x है जिसकी वैल्यू 3 है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। रूट बोल लो, फैक्टर बोल लो, ठीक है, जीरोस बोल लो। तो ये जो x इज इक्वल्स टू 3 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो जब ये इसका रूट है, हमें इस k की वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ k। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या है, x की वैल्यू उन्होंने 3 बता दी, इस x की वैल्यू को डायरेक्ट आप इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, पहले एक बार इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। Instead of x, now we will write 3. 3 का स्क्वायर माइनस 2k 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 6k माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 9 माइनस 6, एक सेकेंड। अब हमें देखिए, मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों का बेस बहुत ही ज्यादा वीक है उनके लिए बता रहा हूं स्पेशली। हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना था। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, k की वैल्यू को। तो अभी जो k की जो टर्म है उसको हम यही रहने देंगे, बाकी सब टर्म्स को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इस टर्म के पीछे और ऊपर से क्या लग रहा है, माइनस, इसको भी आप यही रहने दीजिए। ये जो 9 है इसके यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, -9। और ये माइनस का है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +6। So minus 6k is equals to minus 3. Then this k will be equals to minus 3 upon minus 6, right? अब देखो, -6 और k के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा था, -6 और k के बीच में क्या ऑपरेशन था, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन थी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सिर्फ k की वैल्यू में किसकी फाइंड करनी थी, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब 6 और k के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे सिर्फ k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं -6 को अपोजिट साइड पे ले जाऊंगा। इन दोनों के बीच में हो रहा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन होता है, राइट। तो ये जो -6 है ये कहां पर आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आओगे k इज इक्वल्स टू -3 -6। अब देखिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, ये 1 और ये 2। So the value of k is 1/2. Okay, pause the video to note it down. अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मुझे आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना है। क्वेश्चन 2 हम लोग कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, ठीक है, और एक आपका एक जो बेसिक सी चीजें वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले एक टर्म आती है बेटा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप लोग इतने
सालों से पढ़ते चले आ रहे हो। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए प्राइम नंबर्स क्या हैं, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, आप बोलोगे सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और के टेबल से डिवाइड ना हो या किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताऊं, क्या है प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर देखो क्या है, कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग, नंबर्स, और इन नंबर्स के फैक्टर्स। ठीक है, अब मैंने नंबर लिए 5, 7, 9, 11, 12। बेटा 5 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या होंगे, 1 and 5। 7 के फैक्टर्स बताइए 1 and 7। 9 के फैक्टर्स बताइए, 9 किस किस के टेबल में आता है, 1, 3 and 9। What are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12, राइट। अब ये आ गए भाई, चलिए वेरी गुड। 5 के फैक्टर्स कितने हैं यहां पर, 2। 7 के फैक्टर्स कितने हैं यहां पर, 2। 9 के कितने हैं, 3। और 12 के कितने हैं, 4। 4 से कितने, 1, 2, 3, 4, 5। देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ 12, राइट। नाउ द पॉइंट हियर इज, मैं ये कह रहा हूं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। 5, 7, और किसी का एग्जांपल ले लीजिए आप, 17 का ले लो। 17 के जरा फैक्टर्स बताओ, 17 किसके टेबल में आता है, एक तो 1 के में आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी के में नहीं आता, और 17 के में आता है। इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए, 2। अब तो बताओ, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, वो नंबर प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो बेटा, 2। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 5, एक है 7, और एक है 17, और एक है अपना ये, अच्छा ये 11 के मैंने यहां पर फैक्टर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5, 7 और 17 ये नंबर प्राइम नंबर क्यों हुए, क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। अब जिनके 2 फैक्टर्स नहीं है, यानी कि 2 से ज्यादा हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया अपना कंपोजिट नंबर हो गया, कौन, 9। 9 क्या हो गया अपना कंपोजिट, 12 भी क्या हो गया अपना कंपोजिट, 17 नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गए, कंपोजिट हो गए। चलिए अब इसमें एक बात और कर लेते हैं। अगर मैं सारे इवन नंबर्स की बात करूं, जितने भी इवन नंबर है 4, 6, 8, 10, 20, 50, ये जितने भी इवन नंबर्स हैं, हर एक इवन नंबर में हर एक इवन नंबर का 2 एक जरूर फैक्टर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। चलो अब मैंने कहा कि कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, बोलो यस और नो। चलिए, मैंने आपसे कहा कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही है? नहीं, इट्स रॉन्ग। क्यों बेटा, एक इवन नंबर होता है 2। 2 के जरा फैक्टर्स बताओ, 1 एंड 2 कितने फैक्टर्स आए इसके, कितने फैक्टर्स हैं, 2 ही तो है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, वो नंबर जिनके कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो। तो 2 के भी कितने फैक्टर्स हैं, 2 ही हैं। तो 2 एक मात्र, सिर्फ 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। इवन नंबर्स में सिर्फ एक 2 एक ऐसा एक इवन नंबर है जो कि क्या होता है, प्राइम होता है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। चलिए एक चीज और, बहुत से बच्चों को यह लगता है कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो सारे प्राइम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
ऑड नंबर्स उठा लो आप, 15, 21, 15, 21, 27, 25, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स है। 15 के बेटा फैक्टर्स बताइए, 1, 3, 5, 15। 21 के फैक्टर्स बताइए, 1, 3, 7, 21। 27 के बताइए, 1, 3, 9, 27, 1, 5, 25। बेटा अब आप ये सारे नंबर देख लो, सबके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं, बट दे ऑल आर ऑड। सो द थिंग हियर इज कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट दे आर प्राइम। ओके, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट ऑल दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। रीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है हमसे? व्हाट ही इज सेइंग टू अस इन क्वेश्चन नंबर 2। What is the SCF of the smallest prime number and the smallest composite number? What is the SCF of smallest prime number and smallest composite number? HCF वो पूछ रहा है smallest prime number का और smallest composite number का। सबसे पहले आप smallest prime number लिख लो, smallest prime number। smallest prime number कौन सा होता है? 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? वो क्या होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? देखिए एक चीज और समझ लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, क्योंकि 1 का फैक्टर कितना होता है? 1 का फैक्टर कितना होता है? 1 का फैक्टर 1 ही होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये थी कि वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो, बट 1 के कितने फैक्टर आए? 1 ही आया। अच्छा, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, बट 1 का फैक्टर तो 1 ही है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 3 ले सकते हैं क्या? नहीं, 3 तो खुद एक प्राइम नंबर है। 4, हाँ 4 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब हमें इनका क्या फाइंड करना है? HCF। HCF क्या होगा? देखिए 2 and 4 का, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 and 4? 2 और 4 का HCF क्या होगा? बहुत सारे तरीके हैं, मैं आप जो बचपन से करते चले आ रहे हैं उसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ 2 लिख लीजिए, क्या होते हैं? 1 और 2। फैक्टर्स ऑफ 4 लिखिए, 1, 2 and 4। 1, 2 and 4। एक काम करो सर, ये वाला पार्ट काट देना। फिर से मैं फिर से कर रहा हूं उसको। ठीक है, तो ये हो गया भाई, ये हमने लिख लिया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 क्या होता है? 2 का तो 2 ही रहता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 वो क्या होता है? वो 2 into 2 होता है। ठीक है, कॉमन बताइए इन दोनों में क्या है? ये चीज। तो ये क्या हो गया इनका? HCF ऑफ 2 and 4 is 2। राइट? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x एंड y, और कहां से पता करना है इसको, P पॉइंट का हमें डिस्टेंस पता करना है ओरिजिन से। तो ओरिजिन को हम लोग बेसिकली क्या मानते हैं, O, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 एंड 0। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक ग्राफ पेपर होता है हमारे पास, वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये वाला पॉइंट क्या होता है अपना O, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 एंड 0। ठीक है, अब इस O का हमें, O से हमें डिस्टेंस पता करना है पॉइंट P का, जिसके कोऑर्डिनेट्स से x एंड y। तो ये x और y दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, दे विल कम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो हमें OP के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो OP विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो क्या करनी है, देखिए है कुछ भी नहीं, मगर देखो आपको 15 चैप्टर्स के क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना होता है। उसमें कहीं पर भी एक प्लस की जगह माइनस हो जाए या माइनस की जगह प्लस हो जाए, कोई डिजिट इंटरचेंज हो जाए, तो उसकी वजह से आपका पूरा आंसर खराब हो जाता है और आपके वहां पर मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी होती है, इनको आप समझ लीजिएगा। जैसे कि ये है, मैंने ये जो O पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को, इसको मैंने क्या मार्क कर दिया, x1 y1, और इसको मैंने क्या मार्क कर दिया, x2 y2। देखो जब हम लोग बोर्ड की कॉपीज चेक करने जाते हैं ना, तो वहां पर यही गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, कि इसको x2 मान लिया और इसको y1 मान लेते हैं बच्चे, और उसकी वजह से सारा आंसर खराब हो जाता है आपका। तो x2 कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? द वैल्यू ऑफ x2 इज x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? द वैल्यू ऑफ x1 इज 0। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 इज y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो x माइनस 0 इज बेसिकली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो द डिस्टेंस बिटवीन PO और OP is under root x square plus y square. Pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? इन क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP इज अ कॉमन डिफरेंस। देखिए एपी के क्वेश्चंस जब भी आएंगे, एपी के क्वेश्चंस जब भी आएंगे, आप लोगों को जो जो चीज उसने क्वेश्चन में दे रखी है उसको आप उतार लीजिए। व्हाट दे हैव गिवन टू अस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, -4, एंड द सेवेंथ टर्म की वैल्यू कितनी है, वो भी 4। अच्छा वो 4, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। सही, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बेटा एपी में कोई भी जनरल टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, वो क्या था कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, where n stands for number of term, right? Okay. तो उसने हमें क्या दे रखा है, a7 दे रखा है। a7 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब a7 क्या, a7, ये a7 कैसे आया होगा, इसी फॉर्मूले से तो आया होगा। क्या मैं इस a7 की जगह ये लिख सकता हूं, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी, that will be equals to 4, right? अच्छा फाइंड क्या करना है, हमें a फाइंड करना था।
प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी -4। सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी a प्लस 6 इंटू -4, ये कितना हो जाएगा -24। ए की वैल्यू को फाइंड करना है इन दोनों की। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, खोल लेते हैं ब्रैकेट, तो प्लस माइनस माइनस a -24 इज इक्वल्स टू 4। तो मैं अब देखो यहां पर ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, उस साइड लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। a और 24 के बीच में माइनस हो रहा है, उस साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। a 4 + 24 is 28। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है अभी? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो ट्रिगो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को थोड़ा सा एक उसको मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सबसे पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि मान लो दो एंगल है, देयर आर टू एंगल्स। टू एंगल्स है, कौन कौन से? एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना आया 90 डिग्री। तो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करी, ठीक है, ये हो गया एंगल सी 90 डिग्री, ए बी सी, ठीक है ना। चलिए तो भाई ये एंगल कितना हुआ, अगर ये एंगल है 20 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो इन दोनों का सम कितना हुआ, इन दोनों का सम हुआ कितना, वो भी 90 हुआ। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कहा आपसे कि बेटा बताओ साइन ए क्या होता है। आपने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हुआ बीसी, और हाइपोटेनस क्या हुआ ए बी। बिल्कुल सही बात है, बीसी अपॉन ए बी। फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा कॉस बी बताओ, कॉस बी क्या होगा। तुमने मुझसे कहा कि सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या चीज होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस चीज होता है। तो बी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा बी के अकॉर्डिंग बेस ये होगा। तो ये भी बीसी अपॉन ए बी, ये भी बीसी अपॉन ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए किसके बराबर हुआ, कॉस बी के। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है, ए साइन ए कितना डिग्री है, साइन 20 डिग्री, और बी कितना है, कॉस 70 डिग्री। साइन 20 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 70 डिग्री के। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं समराइज कर देता हूं। क्या मैं साइन 20 डिग्री को, ये क्वेश्चन अभी करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या मैं साइन, क्या आया था यहां पर, साइन 20 डिग्री आया था, किसके इक्वल आया था, कॉस 70 डिग्री के आया था। ठीक है, क्या मैं 20 को
90 माइनस 70 लिख सकता हूं। क्या मैं 20 को 90 माइनस 70 लिख सकता हूं? तुम बोलोगे सर डेफिनेटली लिख सकते हो। चलिए, अब मैंने अगर इस 70 को थीटा मान लिया, कॉस थीटा, 70 डिग्री को क्या मान लिया मैंने? थीटा मान लिया। तो फिर इस 70 की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा? थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलो, तो भाई ये है हमारे पास cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। चलिए, तो अब देखिए क्या करना है इसमें। क्या मैं cos 67 को, cos स्क्वायर 67 डिग्री को 90 माइनस 23 लिख दूं? तुमने कहा सर लिख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, राइट। ये 90 माइनस 23 हो गया और ये साइन 23 डिग्री ऑलरेडी है। चलिए, ये क्या हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है? 23 डिग्री। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री से साइन स्क्वायर 23 कट गया, आंसर क्या बचता है? 0। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है हमसे? गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू, चलिए सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया है, करते हैं इसको। सिमिलरिटी के क्वेश्चन में वो उसने हमें बताया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये चीज दे रखी है उसने हमें। और क्या बता दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके प्रोपोर्शन में है? 1:3 के, 1/3 के। फाइंड क्या करना है हमें इसमें? फाइंड हमें करना है रेशो किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका हमें प्रोपोर्शन पता करना है। ठीक है, चलिए, एक थ्योरम था। वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल क्या है? पी क्यू आर। और ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके किसके इक्वल होते हैं? ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखिए, ये जो साइड्स होती है ना, ये कहां से आती हैं? इसमें ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है एबीसी और ये पी क्यू आर। ए बी बाय पी क्यू, फिर क्या बचता है? बीसी, बीसी के साथ क्या आएगा? क्यू आर। बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुई? क्यू आर हुई। लास्ट में क्या बचता है इसमें हमारे पास? ए सी और पी आर। ए सी बाय पी आर का स्क्वायर। ठीक है,
चलिए, तो ये थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपनी एनसीईआरटी की बुक में, उसी के बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, जो बस चीजें दे रखी है उनका ही यूज करके सीधे सीधे हम डायरेक्ट इसमें क्या यूज कर लेंगे, थ्योरम यूज कर लेंगे। लिखिए, एज वी नो area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equals to AB upon PQ का स्क्वायर। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने तो अभी तीनों साइड से लिखवाई थी, बस आपने AB अपॉन PQ ही क्यों लिखी? क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा दिमाग में। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आ सकता है कि आप ये कह सकते थे कि सर यहाँ पर आपने BC अपॉन QR क्यों नहीं ली? ठीक है, तो पहली चीज मैंने तीनों साइड्स इसलिए लिखी क्योंकि तीनों साइड्स का यूज नहीं है। दूसरी चीज मैंने सिर्फ AB अपॉन PQ इसलिए लिखा है क्योंकि AB अपॉन PQ की इन्होंने हमें वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, अब सामने इसके सामने आपको रीजन लिखना है। रीजन नहीं लिखोगे तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो रीजन क्या होता है? एरिया ऑफ सिमिलर triangles are in proportion to the square of their corresponding sides. बेटा ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। राइट, ठीक है, तो ये हो गया AB अपॉन PQ। कितनी AB अपॉन PQ की वैल्यू 1/3, 1/3 का स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आ गया आपके 1/9। So the value of this is 1/9. Pause the video to note it down. Question number 6 done. अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन बी का है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है वो हमसे? क्वेश्चन नंबर वही सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 7 में, गिवन दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 इन्होंने हमें बता दिया कि वो एक इरेशनल नंबर है। 5 + 3 √2 को भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। 5 + 3 √2 को भी हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो और इन्होंने और क्या बता दिया हमें कि √2 भी क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है और 5 + 3 √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें ये होगा करने का, इसका तरीका देखिएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप इजीली मार्क्स ग्रैब कर लेंगे अगर आप इसको बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखें, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लेट अस assume that 5 + 3 √2 is a rational number है। वो कह रहा है कि भाई हमें 5 + 3 √2 को तो इरेशनल प्रूफ करना है, और तुम कहोगे कि सर आपने इसको रैशनल मान लिया, इज अ रैशनल नंबर। चलिए बेटा, रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर Q जो है वो क्या होता है? विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, और P and Q आर को प्राइम। P and Q आर को प्राइम क्या है? इसका मतलब कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं होगा, जब ही वो क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। मैंने आपसे कहा हमने 5+3√2 को क्या मान लिया, एक 5+3√2 को हमने एक रैशनल नंबर मान लिया है, एज्यूम करा है ना, मान लिया है सिर्फ अभी। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी किसकी फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा। ठीक है, let us assume that 5+3√2 is a rational number such that 5+3√2 is equals to a/b, where a and b are some integers, and b is एक काम करिए, यहां पर सिंबल बना लीजिए, b is not equals to 0। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने 5+3√2 को रैशनल नंबर मान लिया था जो कि a/b के इक्वल है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या करना है इसमें, ये जब 5 है मैं इसको अपोजिट साइड पे ले जाऊंगा, यहां क्या बचता है 3√2 -5, एलसीएम b आएगा इसका, a - 5b, राइट। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब मैं देखो क्या करता हूं इसमें, मैंने करा इसमें, मैंने 3 को भी अपोजिट साइड पे लेके, तो सिर्फ यहां पर क्या बचता है, √2 बचता है, a - 5b, 3 यहां पर मल्टीप्लाई में तो उधर कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। बेटा इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आई, √2 के बराबर आई। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, यहां पर √2 के बराबर आ रही है। और √2 किसके बराबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा था ऑलरेडी। तो जो हमारा एजम्पशन था कि 5+3√2 एक इरेशनल नंबर है, हमारा एजम्पशन इसलिए रॉन्ग हो गया। तो इसमें अब आपको और आगे क्या लिखना है, as √2 is irrational, so our assumption that 5+3√2 is rational is wrong। ठीक है, इतना कर दिया है, बस खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है हमसे, इन क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। इन फिगर दिस एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक बना लेते हैं हम लोग अपना रेक्टेंगल एबीसीडी को। ABCD is a rectangle, A, B, C and D, जिसमें इसकी साइड्स दे रखी है, एक कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है x - y, और ये वाली कितनी है बच्चों x + y। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चन है, और ये कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें उसने क्या कहा है कि x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। AB is equals to CD, y opposite sides of rectangle are equal, opposite sides of a rectangle are equal। Similarly, एक मिनट रुकिए, तो AB इक्वल्स टू CD आ गया, तो ये कितना हो गया 30 इज इक्वल्स टू x + y, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली AB इज इक्वल्स टू CD था, BC इज इक्वल्स टू
AD, BC किसके इक्वल है? AD के। यही वाला आप रीजन लिख देंगे फिर से, opposite sides of rectangle are equal. What is the value of BC? It is x minus y and the value of it is 14 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर भी मैं नहीं लिख रहा। दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे हम लोग। देखिए, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये फर्स्ट थी। और सेकंड क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, ये सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो इसमें बेस्ट मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक तो ये टाइम कम लेता है, दूसरी चीज जल्द से जल्द ये सॉल्व हो जाता है। बट इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ हमें चीजों को फॉलो करना पड़ता है। क्या करना होता है? जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहां पर आप x का कोफिशिएंट देखिए, यानी कि यहां पर x तो वेरिएबल है, इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या? तुम बोलोगे सर दिख तो नहीं रही है। वो क्या है? +1, और इस x के साथ भी क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो भी क्या है? +1। तो जब इनके कोफिशिएंट सेम होते हैं दोनों इक्वेशंस के, मैं अगर x की बात करूं, x में दोनों ही इक्वेशन में दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं? सेम है, दैट इज +1 इन ईच केस। तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे? आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कब करना है? कब करना है? ये कंडीशन है इसमें। वो कंडीशन क्या है कि दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहां पर दोनों के कोफिशिएंट क्या है? सेम है। अभी मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 2-3 इसके वो लूंगा, केसेस लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन उतार लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन उतार लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। अब बेटा यहां पर आपने क्या खींचना है? डबल लाइन खींच लीजिए आप। इस पूरी इक्वेशन के बाहर ये माइनस लग रहा है, तो कहने का मतलब क्या है? ये सारे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस। तो x माइनस x कैंसिल आउट हो गए। माइनस y दैट इज -2y, दैट विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 30 -16। सो द वैल्यू ऑफ y इज -16 अपॉन -2, राइट? ठीक है, so the value of y will be equals to 2. Sorry, गलत हो गया। So the value of y is 8. y की वैल्यू क्या आ गई है? 8 आ गई है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है और 2 से 16 8 टाइम्स जाता है। y की वैल्यू आ गई है आपके पास। Now you can use this value of y either in first equation or second equation to get the value of x. आपको लिखना क्या है? Putting the value of y in first equation कहां थी हमारी? x minus y is equals to 14, right? Now the value of y is 8, so x minus 8 is equals to 14. So x will be equals to 14 plus 8, so x is equals to 22.
और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 8 आ गई थी। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 22 आ गई है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं इसके ऊपर केसेस लूंगा, ये आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। देखिए भाई क्या होता है, वेरिएबल्स जो हैं x और x दोनों के कोफिशिएंट सेम थे, कोई इशू नहीं था। अब मैंने यहां पर क्या करा, ये लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3x। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन इज 3। और यहां पर कितना है, 1। यहां पर कितनी है, 3, और यहां पर कितना है, 1। कोफिशिएंट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करिए, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने से, 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x minus 3y will be equals to 42। ये क्या होगी, अपनी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये रही थर्ड और ये है सेकंड। दोनों के कोफिशिएंट फिर सेम हो गए, 3 और 3। अब आप जल्दी से फिर से क्या कर देंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप थर्ड से सेकंड को करेंगे, सेकंड को थर्ड से कर दीजिए। अब आप फर्स्ट को यूज नहीं कर सकते, एक सेकंड केस हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं। यहां पर 3x था, मैंने इस बार यहां पर लिख दिया ऊपर 4x। ऊपर क्या लिख दिया मैंने, 4x लिख दिया है, ठीक है, नो इश्यू। दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को तो आप सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही हमने ये कर दिया, फर्स्ट को कितने से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से करिए, 3 4 जा 12x, 3 into y 3y is equals to 42। ये इक्वेशन क्या हो गई, अपनी थर्ड हो गई। सेकेंड इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12x, 4 into y 4y, यहां पर क्या है बेटा, प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 4 into 30 120। ये क्या है, अपनी फोर्थ इक्वेशन है। फिर जैसे आप इसको यूजुअली सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये हो गया, अपने मैंने डिफरेंट केसेस ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आप लोग स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। Find the sum of first 8 multiples of 3. First 8 multiples of 3. Basically, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। सम पता करना है, किसका सम पता करना है, 3 के जो मल्टीपल्स हैं, शुरू के 8 मल्टीपल्स जो हैं 3 के, उनका हमें सम पता करना है। क्या पता करना है, सम पता करना है। तो n कितना हुआ, उसने बोला है फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो n कितना हुआ, यहां पर 8 हुआ। चलिए, अब मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं, 3 6 9, यही तो होते हैं बेटा। इनका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, d कितना हुआ, इसमें 3 हुआ। ये मैं चाहूं तो मैं बहुत इजीली भी कर सकता हूं, बट अगर मैंने वो इजी वे आपको बता दिया तो आपके जो आगे क्वेश्चंस आएंगे आप वहां पर फंस जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लेंथी लेके चलेंगे।
n हो गया 8, d हो गया इसमें 3 हो गया। उसने कहा है कि हमें इसमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना रहा हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना रहा हूं। क्या करा मैंने भाई, a कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसने हमसे कहा फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, तो पहला तो ये हो गया, d है इसमें 3, तो अब एक एन सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है अपना n/2 a प्लस a n क्या होती है, बेसिकली लास्ट टर्म होती है उस एपी की या जो उसने हमसे पूछा है। और एक फॉर्मूला और क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट 8 मल्टीपल्स के लिए बोला है, शुरुआत कहां से होगी, a = 3 से, पहली टर्म हो गई। और कितनी टर्म्स का पूछा है उसने, 8 टर्म्स का पूछा है। तो बेसिकली a8 कितना होगा, a8 का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या आ गई इसमें 3 आ गई, दे रखी थी, प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7, d कितना होता है 3। a आ गया अपना a8, बस अब जल्दी से इसको पुट कर देंगे। तो सम ऑफ 8 टर्म्स इज इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट, a कितना 3 और an कितना है 24। 27 इंटू 4, 7 4 जा 28, 2 4 2 जा 8, 8 और ये 10। So the sum of first 8 multiples of 3 is 108. Pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच P divides the line segment joining the points A and B, hence find M। चलिए, एक लाइन थी जो A और B के बीच में बन रही थी, एक लाइन थी जो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है इसमें 2 और 3, और एक क्या है इसमें B के कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट है B और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 और -3। एक पॉइंट है P जो इसको कहीं पर डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और M, 4 और M है। तो उसने कहा ये जो पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो वो सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। तो रेशो के क्वेश्चन में आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द रेशियो m/n b k/1। क्या मतलब बेटा, सेक्शन फॉर्मूले में जब कोई पॉइंट या कोई लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तो किसी रेशो में करती है। उस रेशो को हम m/n से डिनोट करते हैं, बस वही चीज मैंने यहां पर मानी। वो उस रेशो को m/n से डिनोट करते हैं, उस रेशो को मैंने यहां पर क्या मान लिया, k/1 मान लिया है। ठीक है, अब आपको एक काम करना है इसमें, वो काम क्या करना है, ये क्या हो गया अपना
x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x और y, राइट। ठीक है, ये जो पॉइंट इसको डिवाइड करता है लाइन को, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? उसकी वैल्यू होती है, अगर मैंने यहां वाला रेशियो लिया है m इंटू x2, m x2 प्लस ये वाला रेशियो, इधर वाली x की वैल्यू n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। Now what is the value of m? Wait, x की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, वो कितनी है यहां पर? वो कितनी है? x की वैल्यू है बच्चों 4, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू क्या है k, और इसमें x2 कितना है? x2 कितना है? x2 है 6 प्लस n, n कितना है यहां पर? n की वैल्यू क्या है 1, और x1 कितना है? वो है 2, ठीक है। ये हो गया m प्लस n यानी कि k प्लस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, इस k प्लस 1 को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, 6k प्लस 2, ठीक है। तो 4k प्लस 1 यानी कि 4k प्लस 4, 6k प्लस 2, डन। 4 माइनस 2 is equals to 6k minus 4k, 2k, so the value of k is 1। क्यों? ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने रेशियो क्या माना था? हमारा रेशियो था m रेशियो n, जिसकी वैल्यू किसके बराबर थी? k रेशियो 1k। k की वैल्यू क्या है यहां पर? k की वैल्यू आई है 1, सो द रेशियो इज 1 रेशियो 1, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब वो आगे क्या कह रहा है हमसे? हमें इसमें आगे और भी क्या फाइंड करना है? हमें इस m की वैल्यू को फाइंड करना है, हमें इस m की वैल्यू को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा? देखिए, ये जो m है ये ये जो m है, ये m हम किस मतलब कौन सी कोऑर्डिनेट से डिनोट कर रहे हैं इसको? y से। तो जो y होता है वो किसके बराबर होता है? y होता है m इंटू x2 प्लस n, सॉरी x2 क्यों लिख दिया यहां पर? y2 आएगा बेटे, क्या सर आप बिना बस ठीक है। तो n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये y जो है इस क्या है? स्मॉल m है, हमें स्मॉल m की वैल्यू पता करनी है। m रेशियो n कितना आ गया था? 1 1 आ गया था 1। y2 कितना है? y2 है -3 प्लस n कितना है? 1। y1 कितना है? 3 अपॉन 1 प्लस 1, -3 प्लस 3 अपॉन 2, -3 प्लस 3 कितना होता है? 0, सो द वैल्यू ऑफ m इज 0, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए वो क्या कह रहा है इसमें,
टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट एंड ऑफ गेटिंग अ सम टर्म ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस। ठीक है, तो ये है दो डाइस को हमने साथ में टॉस करा। दो डाइस होते हैं ना लूडो वाले, तो उन डाइस को हमने क्या करा है, टू डाइस को थ्रो करा। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें लिखना है टोटल आउटकम्स। सबसे पहले आप लिखिए इसमें टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, भाई एक डाइस पे होते हैं 6, दूसरे पे भी होते हैं 6, दोनों को 6 + 6 12। नहीं, रॉन्ग। ये चाहे डाइस के ऊपर क्वेश्चन हो या कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर 2 डाइस हैं, एक डाइस पे बताइए कितने आउटकम्स होते हैं, 6। कितने डाइस हैं, 2 हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6⁻²। 6⁻²। सपोज करिए कि अगर 3 कॉइन होते, कितने कॉइन्स होते? 3 कॉइन्स एंड दे वर टॉस्ड। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, सो व्हाट विल बी देयर टोटल आउटकम्स? ध्यान से सुनिएगा, एक कॉइन पे कितने टोटल आउटकम्स होते हैं? 2। कितने कॉइन्स हैं? 3, तो 2⁻3। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए बैक टू योर क्वेश्चन। 6⁻², तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों? 36 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसने हमसे क्या पूछा, डबलेट पूछा है ना, तो जो भी चीज पूछेगा उसको आपको एक इवेंट मान लेना है। लेट ई, वो जो हमारा डबलेट का इवेंट है उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? कैपिटल ई से। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a doublet, of getting a doublet। अभी डबलेट चीज क्या होती है? डबलेट होता है सेम नंबर के फेसेस, सेम नंबर के फेसेस। जैसे कि एक डाइस पर अगर 1 आया है तो दूसरे में भी कितना है? 1। एक पे अगर 2 आया है तो दूसरे में भी कितना आना चाहिए? 2। इसी टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? डबलेट बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल से आएंगे, बस आपको इनको फॉर्मेट में करना है, जो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपके मार्क्स कहीं कटेंगे नहीं। ये हो गया। अब ई को आप डिफाइन कर लो। ई जो ये एक इवेंट है, इसको आप डिफाइन कर दो सेट बना के। क्या क्या है इसमें? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये हो गया। अब काउंट करिए कितने इवेंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने क्या लिखना है? एन ऑफ ई। एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ इवेंट ई, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब फाइंड क्या करनी थी हमें? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू, देखिए एक चीज होती है बिल्कुल ही उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लिखना, एक होता है बिल्कुल जनरल फॉर्मूला। तो हम यहां पर जनरल फॉर्मूला अपनाएंगे। बस आपने यहां पर क्या लिखना है? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। राइट, फेवरेबल आउटकम्स कितने? 6। टोटल आउटकम्स कितने? 36। 6 से 36 6 टाइम्स कटेगा, सो द आंसर इज 1/6। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आइए। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में वो कह रहा है
कि दो जो हमने डाइस थ्रो करे हैं उन दोनों डाइस को अगर हम ऐड करें, उन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आया है उनको अगर हम ऐड करें तो उनका सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यही है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए एक बार आप भी। ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस, यानी कि दोनों डाइस के नंबर्स का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर से वही सेकंड, लेट f be the event, let f be the event of getting a sum of 10 on both dice। ठीक है, चलिए अब f अगर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं तो डिफाइन कर दीजिए, नहीं करनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो 10 कैसे कैसे आएगा? 6 और 4, पहले डाइस पे 6 आया तो दूसरे पे 4 आया। अब पहले पे अगर 4 आया तो फिर दूसरे पे कितना आएगा? 6। ठीक है, फिर एक पे आया 5 तो दूसरे पे भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। एक पे आया 7 तो दूसरे पे आया 3, एक पे आया 3 तो दूसरे पे आया 7, एक पे आया 2 तो दूसरे पे आया 8, और एक पे आया 8 तो फिर दूसरे पे आया 2। और कुछ बच रहा है? हाँ बच रहा है। एक पे आया 9 तो एक पे आया 1, एक पे आया 1 तो एक पे आया 9। तो बेटा n ऑफ f यानी कि ये जो इवेंट है f, इसके टोटल कितने आए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? सब ठीक चल रहा है? सही नहीं, कुछ भी सही नहीं चल रहा। बेटा कौन से डाइस पे 7 होता है, या कौन से लूडो के डाइस पे 8 होता है नंबर, या किसी लूडो के डाइस पे 9 भी होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये मैंने आपको गलत बताया था। ये गलतियां मत करते ना जो आप पेपर में करके आ जाते हो। बस ये बात होगी यहां पर खत्म। ठीक है, चलिए तो n ऑफ f कितना है यहां पर? 1 2 एंड 3। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ f? फॉर्मूला वही लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें? 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें? 36। 3 के टेबल से 36 कितने टाइम्स में कटेगा? 1/12। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वही क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी जो है किसके ऊपर है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 एंड 100। एक इंटीजर है जिसको हमने चूज करना है 1 से लेके 100 के बीच में। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 एंड 100, बिटवीन 1 एंड 100, यानी कि 1 और 100 के बीच में कोई भी एक इंटीजर हमें चूज करना था। बिटवीन 1 एंड 100। चलिए
Find the probability that it is divisible by 8. Find the probability that it is divisible by 8. अब देखो ये बात क्या है इस क्वेश्चन में। बात ये है, उसने हमसे कहा कि हमें कोई भी एक नंबर चूज करना है 1 और 100 के बीच में, यानी कि 1 और 100 यूज होंगे क्या उसमें? नहीं होंगे। यानी कि 1 2 3 4 अप टू 97 98 99 एंड 100। उसने कहा हमसे क्वेश्चन में कि आपको कोई एक ऐसे नंबर चूज करना है 1 और 100 के बिटवीन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 100 जो है उसमें से आप कोई, इन दोनों में से आप कोई सा भी चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में? ये चीज मेंशन मत करिएगा, ये मैंने इसे समझाने के लिए बताया था। एक काम करिए, इसको रबी कर देते हैं, बेमतलब में कहीं आप लिख दो, है ना। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए भाई? टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? भाई टोटल थे 1 से लेके 100 तक, यानी कि 100, बट उसमें 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करना, तो कितने बचे टोटल आउटकम्स आपके पास? 98। ठीक है, अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो नंबर जो डिविजिबल हो, कितने से? 8 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, वो नंबर जो 8 से क्या हो? डिविजिबल हो। अब देखें क्या होगा इसमें। हमें वो नंबर्स पता करने हैं 1 से लेके 8 तक के, 1 से लेके 100 तक के बीच में, जो 8 से क्या हो? डिविजिबल हो। ठीक, चलिए, तो हम जानते हैं पहला नंबर क्या होगा उसमें। फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें यूज जो होगा वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसमें एपी का। कैसे यूज करेंगे? चलिए, सबसे पहले भाई फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा जो 8 से डिविजिबल है? वो होगा 8, जाहिर सी बात है। तो ए तो आ गया, इसमें 8 आ गया। अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? वो भी 8 ही होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 ढूंढ रहा है। चलिए, ये भी बात हो गई। अब बात ये आती है कि लास्ट का नंबर कौन सा होगा? एन लास्ट का नंबर कौन सा होगा? मतलब कि क्या है इस बात का? पहले मैं करवा देता हूं, फिर समझाऊंगा। मैंने क्या करा, 98 को 8 से डिवाइड करता हूं मैं। तो 8 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम, 1 2, रिमाइंडर क्या बचता है? 2 बचता है। तो इसमें अब जो आपका ए एन होगा, इसमें जो आपका ये ए एन होगा वो क्या होगा? 98 में से आप इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अब ये हमारे पास हमारी पूरी एपी आ चुकी है। एपी मतलब उसका फर्स्ट टर्म आ गया है, कॉमन डिफरेंस आ गया और लास्ट टर्म आ गई है। ठीक है, अब आप इस लास्ट टर्म की जो n है इसकी वैल्यू को पता कर लो। ये क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना है इसमें? एपी में a कितना है? 8 प्लस n हमें पता नहीं है। d कितना है इसमें? d भी 8 ही है। सॉल्व करिए इसको। 8 n-8 that is equals to 96. 8 minus 8 0, n will be equals to 96 by 8. ओके, इसको रब करेंगे हम। ये वाला पार्ट ये हो गया है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है? यहां से n की वैल्यू आ जाती है यहां से 12। तो नंबर कितने आ गए यहां पर? ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में? 12। अब इसने उसकी क्या पूछी है हमसे? प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
प्रोबेबिलिटी P of E will be equals to 12/98। जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको करिए। 2 के टेबल से 12 जाएगा 6 टाइम्स और ये जाएगा 49 टाइम्स। सो द आंसर इज 6/49। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन नाउ। अच्छा एक चीज सुनिए, बेटा, ये मैं चाहता तो एक क्वेश्चन बहुत इजीली करवा सकता था, बट ये मैंने आपको करवाया नहीं। क्यों नहीं करवाया? यहां पर तो चलिए आपको पता है कि 8 के मल्टीपल्स कौन से थे, कहां तक थे, बट अभी आगे जाके या कहीं ना कहीं ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको ये टेक्निक अपनानी ही पड़ती है। तो शॉर्टकट अपनाने के बजाय हम वो मेथड अपनाएंगे जो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए।